तो हेलो हाय मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू संकल्प बैच। मैं आज आपके लिए ले आके आ गया हूँ अपना गणित मंजरी का क्लास 9 का आखिरी चैप्टर। पार्ट वन, हमारी जो पार्ट वन है मैथ के जो पार्ट वन बुक है गणित मंजरी, उसका ये आखिरी चैप्टर रहने वाला है। कौन सा चैप्टर है हमारा? प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। तो हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है? सीक्वेंसेस पढ़ना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीक्वेंस क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन तुम लोग को दिख रहा है, क्या बता रहा है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर्स फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न और रूल। क्या बोल रहा है? यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर होगा नंबर का जो कि फॉलो करेगा एक स्पेसिफिक पैटर्न या रूल। क्या फॉलो करेगा? एक स्पेसिफिक पैटर्न या रूल फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा? जैसे क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसके नंबर से, उसके पिछले नंबर से जो वो पैटर्न फॉलो करेगा, उससे आगे वाली उसके आगे आने वाली नंबर को भी हम पता लगा पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आगे क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ये ऐसे चला जाएगा। और ये जहाँ पे यहाँ पे जो डॉट दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि ये अभी और भी आगे नंबर हैं। कहाँ तक जाएंगी इसका हमको पता नहीं है। हम एक बार ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इन्फिनाइट तक जाएंगी, इन्फिनिट तक जाएंगी। ठीक है, जैसे ऑड नंबर्स हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया हमारा, ये ऑड नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? एवरीवेयर वी सी पैटर्न इन नेचर। क्या है कि हम लोग क्या करते हैं? जैसे देखो, नेचर्स में हम लोग पैटर्न देखते हैं। जैसे हमारी पत्तियां होती हैं, देखो जो दोनों तरफ बराबर होती हैं, उनकी वेन्स हो गई, तो उसमें देखो एक पैटर्न दिखता है कि जैसे इस साइड है लेफ्ट साइड, वैसे ही राइट साइड होता है। ठीक है, फ्लावर्स देखो, जो उसके पेटल्स होते हैं, उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, वो भी एक ही तरीके की होती हैं, सारी की सारी, उसमें भी एक पैटर्न दिखता है। तो हमारे नेचर में भी सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो डॉट है वो इंडिकेट करता है सिक्वेंस कहाँ तक है हमारा? इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो क्या हमारा एक सीक्वेंस क्या होता है? ये एक नंबर का एक मतलब ऑर्डर होता है नंबर का, जो कि एक स्पेशल पैटर्न पे होता है या किसी स्पेशल रूल पे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्या कहता है हमारा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? की टर्म्स एंड नोटेशन। इसमें कुछ की टर्म्स और नोटेशन है जो हम लोग को याद रखना है, जो हम लोग हमेशा याद करके चलेंगे, ताकि यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को अच्छा मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे क्या हो गया? ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। क्या, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ये जब देखा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब क्या है? एक नंबर, ये पहले एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। यहाँ पे हो गया 1 3, सब एक यहाँ अपने आप में एक टर्म है। तो इनको डिनोट कैसे करेंगे? इनका नोटेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? जो पहला हमारा जो पहला आएगा, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 6 12 24 48। ये मान लो एक कोई सीक्वेंस है, मान लो कोई सीक्वेंस है। अब यहाँ पे जो T1 होगा वो हमारा पहला नंबर होगा, जो जहां से स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? T1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? T1। ये क्या हो जाएगा हमारा? T2। ऐसे ये क्या हो जाएगा? T3 T4। ऐसे जाते 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 Tn तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? ये Tn तक चला जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये क्या है, जहां जिसमें हमारा ये नहीं लगा रहता, वो क्या होता है? एक फाइनाइट सीरीज होती है, उसको हम लोग एक फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका हम लोग को अंत पता होता है कहां तक वो है। बट जिसका अंत हमको नहीं पता है, जिसका अंत हमको नहीं पता है, जैसे क्या हो गया? यहाँ पे नेचुरल नंबर ही लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4। अब ये कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, इनफाइनाइट सीरीज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये फाइनाइट हो गया। और यहाँ पे ये टर्म क्या हो गया, जो जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं? तो ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट टर्म, मतलब T1। ये क्या हो गया? T2। ये यहाँ तक क्या हो जाएगा? मतलब कुछ टर्म अगर फाइनाइट दिया गया है तो मान लो यहाँ तक फाइनाइट, तो ये Tn। ठीक है, अगर फाइनाइट नहीं दिया गया है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उसका कोई वो नहीं, हम लोग क्या कर देंगे? उसको टी इनफाइनाइट कर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टी इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका इसका हमारा नोटेशन हो गया। ठीक, हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, अब कुछ नंबर्स आते हैं, कुछ स्पेशल नंबर्स आते हैं। जैसे पहला आ गया हमारा ट्रेंगुलर्स नंबर्स। अब ये ट्रेंगुलर्स नंबर्स क्या होते हैं? जैसे तुम लोग को यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ ये दिख रहे हैं, 1 3 6 10 15 21। इनको ट्रेंगुलर्स नंबर क्यों कहते हैं? जैसे क्या है? फर्स्ट हमारा 1 है, सेकंड टर्म क्या है? जब हम लोग पहले दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगा। पहले 3 नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगा। फिर पहले फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? फोर्थ टर्म आ गया। तो पहला क्या आया? 1 आया, दूसरा क्या आया? 3 आया, 6 आया, 10 आया। अब इसको हम लोग ट्रेंगुलर फॉर्म में क्यों कहते हैं? जैसे अगर हम लोग इसको एज अ डॉट प्रेजेंट करें, जैसे पहला कैसे हो जाएगा? ए हो गया। ठीक है, ये मान लो ये हो गया। दूसरा 3 है, तो एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, तो ये एज अ ट्रेंगल दिख रहा है कि नहीं? कुछ ट्रेंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं? मान लो, चलो ठीक है, अब तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है? 6। तो 1 2 3 4 5 6। देखो, एक ट्रायंगल की तरह हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके एज अ डॉट हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो एज एक ट्रायंगल की तरह डिनोट मतलब अरेंज कर सकते हैं। मान लो 10 को ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
देखो ये भी मतलब एक समझ लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल की तरह बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स। वही कह रहा है यहाँ पे, विजुअल्स दे कैन बी शोन एज डॉट्स अरेंज इन अ ट्रायंगल्स। कैसे हम दिखा सकते हैं इसको, इन अ ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आएगा हम लोग इसको क्यों ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा सीक्वेंस स्क्वायर नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ नंबर्स क्या थे, उनको हम डॉट के फॉर्म में प्रेजेंट करते थे, तो कैसे प्रेजेंट कर देते थे, एक ट्रायंगल के फॉर्म में। जब तो जैसे इसका नाम है हमारा स्क्वायर नंबर, तो हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट कर देंगे, एज ए स्क्वायर। इसके ये कौन कौन से नंबर होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25 और 36। कौन सा हो गया ये, और आगे भी से जो भी मतलब जिस पैटर्न पे ये पहला चलता जाएगा वैसे अगला भी आ जाएगा। मान लो कैसा आ गया, 49 आ गया, वो सारे स्क्वायर ही होंगे, वो सारे स्क्वायर ही होंगे। जो स्क्वायर नंबर हमारा बनेगा ये सारे स्क्वायर ही होंगे। अब ये बनते कैसे हैं, ये नंबर आते कैसे हैं, किस पैटर्न से आते हैं, किस सीक्वेंस से आते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये क्या आते हैं, ऑड नंबर को, जब हम लोग ऑड नंबर को जोड़ते हैं तब ये आता है। देखो जैसे पहला ऑड नंबर क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। दूसरा ऑड नंबर 1+3, 1+3 क्या हो जाएगा, 4 हो गया। 4 किसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। फिर आगे हमारा 1+3+5 कितना हो गया, ये 9 हो गया। ये किसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। वैसे यहाँ पे 7 क्या आ गया, 1+3+5+7 कितना आ गया, 16 आ गया। ये किसका हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। फिर 9 जो सॉरी 8 नहीं 9, क्योंकि हम लोग ऑड नंबर जोड़े, इवन नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद 9 जोड़ेंगे, फिर 11 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे, 15, ऐसे ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे। तो जो उसका हमारा जो सम आएगा वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो स्क्वायर नंबर। मान लो इसको अरेंज करते हैं हम लोग एज अ डॉट, इसको भी अरेंज करते हैं जैसे पिछला हम लोगों ने ट्रायंगल वाला अरेंज किया था। तो यहाँ पे देखो, पहला तो मान लो ये 1 आ गया, दूसरा क्या है 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। उसके बाद तीसरा कितना हो गया, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या हो गया हमारा 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो दिख रहा है ना ये स्क्वायर की तरह। अगर हम इसको एज अ डॉट डिनोट करते हैं या एज अ बॉल कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो ये कैसे दिखेगा, एक स्क्वायर की तरह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द nth टर्म इज सिंप्लीफाई n द मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखो एक चीज हम लोग को पता चल रहा है कि जैसे देखो यहाँ पे एक टर्म था तो एक का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 टर्म था तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 3 का टर्म था तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 1 2 3 1 3 5 7, यहाँ पे देखो 4 टर्म था, 4 टर्म था तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। मतलब हमारा क्या हो गया कि अगर हम लोग को ऑड नंबर जोड़ना है, अगर ऑड नंबर जोड़ना है तो उसके टर्म याद कर लो, बस कितने टर्म है। अगर शुरू से हमें फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से ऑड नंबर जोड़ना है और कितने टर्म हमने जोड़े हैं उसका डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, मान लो n टर्म जोड़े हैं तो n का स्क्वायर कर देंगे। बस हम लोग क्या कर देंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, हमारा उसका क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा स्क्वायर नंबर एंड ऑड नंबर क्या होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, द एक्सप्लिसिट रूल। अब देखो एक्सप्लिसिट रूल क्या होता है, एन एक्सप्लिसिट फार्मूला यूज द पोजीशन नंबर n टू कैलकुलेट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ दैट टर्म डायरेक्टली। मतलब क्या हो गया, एक मान लो कोई भी एक हम लोग को सीक्वेंस का एक हमको जनरल फार्मूला दे दिया गया, ठीक है, उसका जनरल टर्म दे दिया गया जिसपे वो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। उस पर फिर पूछ लिया जाएगा हमारा कि मान लो 10th पे या 20th पे या 30th पे कुछ भी पूछ लिया कि 30th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक फार्मूले मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे दिया गया है, un इक्वल टू 2n-1। अब जैसे अगर हम लोग इसका 1 निकालते हैं तो देखो n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 1 आता है, 2 रखते हैं तो 3 आता है। हम लोग उसके बाद क्या रखते हैं, ऐसे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम लोग को यहाँ पे मान लो पूछ ले u20 पूछ ले, 20th प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे, u20 पूछ ले तो n की जगह 20 रख देंगे। 2 इंटू 20-1 कितना आ जाएगा, 40-1 कितना आ गया, ये 39। कितना आ जाएगा हमारा, 39 आंसर आ जाएगा इसका। तो मान लो 20th पूछ लिया, 30th पूछ लिया, भी कोई भी टर्म पूछ ले आप यहां से बता सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट रूल कहते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं यहाँ पे आगे हम लोग क्या कहते हैं, इसका एडवांटेज क्या है देख लेते हैं। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द प्रीवियस टर्म टू फाइंड द स्पेसिफिक टर्म। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको प्रीवियस टर्म पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हमारा 30th टर्म पूछ लिया तो क्या हम यहाँ पे n1 n2 n3 ऐसे मतलब 1 3 90 1 3 4 5 जो भी ऐसे निकलता जाएगा, हम लोग पूरा पैटर्न नहीं लिखेंगे, पूरा पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वो टर्म यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लिसिट रूल बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारा, पावर ऑफ एक्सप्लिसिट फार्मूला। अब एक्सप्लिसिट फार्मूला का पावर क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द 1170th टर्म ऑफ द ऑड नंबर सीक्वेंसेस।
तो देखो यहाँ पे रूल क्या दिया गया हमारा, un इक्वल टू 2n-1। क्या रूल दिया गया है, 2n इक्वल टू 2n-1। ये क्या है, उसका एक जनरल फार्मूला हो गया और नंबर का। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है, 1170 क्या हो गया, 1170 पोजीशन पूछ लिया गया है कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर, मतलब कौन सा नंबर आएगा, क्या डिजिट आएगा। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, यन की जगह क्या रख देंगे हम लोग, यन की जगह क्या रख देंगे 1170, यहाँ से ये आ जाएगा, उसके बाद वो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, ये आ गया 2339। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि फॉर्मूला सेव्स टाइम्स एफर्ट्स व्हेन डीलिंग विद वेरी लार्ज पोजीशन। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारा क्या करता है, हमारा टाइम का बचत करता है और हमारे एफर्ट्स की बचत करता है, ठीक है, किसके लिए, बहुत लार्ज नंबर्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना तुम लोग को कि पावर ऑफ एक्सप्लिसिट रूल क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, वेरीफाइंग इफ अ नंबर इज इन अ सीक्वेंस। अब क्या है ये वेरीफाइंग का, क्या करना हम लोग को, वेरीफाई क्या करना है कि वह नंबर सीक्वेंस में है कि नहीं है। मान लो कोई नंबर दे दिया गया और हमको सीक्वेंस का पैटर्न दे दिया गया या उसका फार्मूला दे दिया गया। अब ये पूछ लिया गया यहाँ पे कि वो नंबर उस सीक्वेंस में आता है कि नहीं, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या गया गया, सॉल्व द इक्वेशन फॉर n इफ n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोग सॉल्व करेंगे n के लिए, अगर n हमारा नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर, क्या नेचुरल होल नंबर लाइक 1 2 3, देन इट्स बिलोंग्स टू द सीक्वेंस। मतलब कि अगर हमारा जो आंसर आया वो नेचुरल या नंबर आया, होल नंबर आया, तो वो हमारा मतलब उस सीक्वेंस में होगा। अगर पॉइंट में आया तो वो उस सीक्वेंस में नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, उसको n के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जांपल के लिए हमारा Sn क्या दे दिया गया, 5n-2। 5n-2 इज 38 टर्म। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो 308 है, इस पैटर्न पे जो ये जनरल फार्मूला दिया गया पैटर्न का कि इसके सीक्वेंस में आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 5n-2 इक्वल टू 308, 5n कितना हो गया, ये तो इधर गया प्लस हो गया, n इक्वल टू 62। n इक्वल टू 62 मतलब क्या, यानी क्या आ गया, एक होल नंबर आ गया। n क्या आ गया हमारा, होल नंबर आया, डेसिमल में नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया, तो वो क्या होगा, इस सीक्वेंस में होगा। क्या होगा, वो इस सीक्वेंस में होगा, ठीक है, 62th प्लेस पे। और कहा ये n जो आया, ये इसका पोजीशन आया, ये क्या आया, उस नंबर का पोजीशन आया, वो कहां पे है, 62th प्लेस पे है। कहां पे है, 62th प्लेस पे, ठीक है, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया, इफ n कम्स एज अ डेसिमल, जैसे यहां पे आ गया, देन द नंबर इज नॉट इन द सीक्वेंस। अगर n हमारा डेसिमल में आ गया, वो नंबर सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है, स्पेशल सीक्वेंसेस। अब देखो हमने जैसे यहाँ पे देख लिया, तो नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, वो तो एक सीक्वेंस फॉलो करता है, बट हमारा ये भी एक सीक्वेंस है, या प्राइम नंबर। ये क्या हमारे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखता हमको कोई भी पैटर्न इसमें नहीं दिखता है। जैसे देखो 2 में कितना प्लस किया, 1, ठीक है, इसमें कितना प्लस किया, 2, इसमें कितना प्लस किया, 2, इसमें कितना प्लस किया, 7 4 11, ठीक है, फिर इसमें 2 प्लस कर दिया, फिर इसमें कितना प्लस कर दिया, 13 4 17, फिर इसमें कितना प्लस कर दिया, +2, फिर इसमें कितना प्लस कर दिया, 4। ऐसे भी देखो यहाँ पे कहीं 2 प्लस कर रहे हैं, कहीं 4 प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कितना प्लस किया, यहाँ 7 प्लस कर दिया, सॉरी 6 प्लस कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग को कोई ऐसा पैटर्न नहीं, फिक्स पैटर्न नहीं दिखेगा कि हम लोग इससे अगला, देखो अगला तो बता सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अगला बता सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 2 से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, इटसेल्फ, खुद से डिविजिबल है, और उसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइम नंबर है उसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न तो नहीं है, बट वो भी एक सीक्वेंस है, इसीलिए उसको हम लोग स्पेशल सीक्वेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेशल सीक्वेंसेस। अब देखो यहाँ पे द मिस्ट्री क्या है, अनलाइक ट्रेंगुलर और सीक्वेंस स्क्वायर नंबर, क्या कह रहा है, अनलाइक ट्रेंगुलर और स्क्वायर नंबर देयर इज नो सिंपल फार्मूला टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट प्राइम नंबर। जैसे क्या है हमारा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है, नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है हमारा, n+1/2, n+1/2 ये नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है। और ऑड नंबर का हम लोगों ने क्या देखा, 2n-1 होता है। देखो यहाँ पे 2n-2, देखो यहाँ पे क्या था, रुक जाओ, देखो यहाँ पे, हाँ 1 मिनट मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ऑड नंबर का फार्मूला क्या था हमारा, हाँ 2n-1 क्या था हमारा, 2n-1 क्या था, 2n-1, ये ऑड नंबर का, ये ऑड नंबर का जनरल फार्मूला था। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या हमारा, सम ऑफ n ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, और ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑड नंबर। बट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या निकला, सीक्वेंसेस आर मैथमेटिकल पैटर्न्स। तो सीक्वेंसेस हमारे क्या है, मैथमेटिकल पैटर्न्स है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। उसके बाद क्या हो गया, उसका नोटेशन क्या होता है हमारा, उसका नोटेशन T1 T2 एंड Tn हेल्प्स अस टू टॉक अबाउट द पोजीशन। ये क्या हो गया, उस नंबर के पोजीशंस हो गए हमारे। अब एक्सप्लिसिट रूल क्या बताता है, अलाउ टू अस जंप टू एनी नंबर एनी टर्म, किस पे, एनी टर्म। एक्सप्लिसिट रूल क्या करता है, किसी भी नंबर पे हम लोग किसी भी टर्म पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम हमारा दे दिया गया, Tn इक्वल टू यहाँ पे क्या दे दिया गया है 3n-2, फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया है, फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब क्या, T1 T2 और T3। क्या करना हमको, T1 T2 T3 यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अब T1 मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग n की जगह 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1 - 2, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया 1 आ गया। T2 की जगह 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, कितना हो गया 6 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 2 -2, क्या हो गया यहाँ पे 6 - 2, कितना हो गया ये 4, ठीक है। T3 क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 -2, यहाँ पे क्या हो गया 3 3 जा 9, 9 - 2 क्या हो गया ये 7। तो इसके पहले के 3 नंबर आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, एक हमारा क्वेश्चन दिया गया प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, उसका जो जनरल टर्म दे दिया गया था, ये जो फार्मूला दे दिया गया था Tn इक्वल टू 3n-2, और हम लोग को फर्स्ट थ्री टर्म्स उसमें निकालना था, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है, रिकर्सिव रूल फॉर अ सीक्वेंसेस। अब क्या हम लोग पढ़ते हैं, रिकर्सिव रूल ऑफ अ सीक्वेंसेस। अब देखो रिकर्सिव रूल क्या होता है, रिकर्सिव रूल का मतलब ये होता है कि जो हम लोग अगला टर्म होगा वो पिछले टर्म पे डिपेंड करेगा, बिना पिछले टर्म से हम लोग अगला टर्म नहीं निकाल पाएंगे। और देखो एक्सप्लिसिट रूल में क्या करते थे, हम लोग डायरेक्ट जंप कर जाते थे उसी टर्म पे, बट यहाँ पे डायरेक्ट उस टर्म पे नहीं जंप करेंगे, पिछले एक या दो टर्म को देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये सब लिखा है, क्या लिखा है, इट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सीक्वेंसेस बाय रिलेटिंग टर्म्स टू देयर प्रीवियस टर्म, उसके प्रीवियस टर्म के हिसाब से हमको उसको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। अनलाइक एक्सप्लिसिट रूल व्हिच यूज पोजीशन इन, रिकर्सिव रूल यूज द वैल्यू ऑफ द टर्म दैट कम बिफोर इट, दैट केम बिफोर इट। क्या करता है ये, उस पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, उससे पहले जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो वैल्यू उससे पहले होगी, ठीक। उसके बाद जैसे देखो इसका नोटेशन क्या हो गया, T1 हमारा स्टार्टिंग होगा, Tn जो हमको करंट टर्म होगा जिसको हमको फाइंड करना होगा, और Tn-1 क्या होगा, उसके करंट जो हमारा जिसको हम लोग फाइंड करना होगा, जो मतलब करंट टर्म है, उसके पहले वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा Tn-1। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और हम और नंबर ले लेते हैं, तो ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लो ये Tn है, ये Tn, तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा Tn-1, इसके पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा Tn-1, ये Tn हो जाएगा। अगर इससे एक और पहले लिखते हैं तो Tn-2 लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं Tn-2, इसके और पहले Tn-3, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इसका प्रीवियस टर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसका लॉजिक क्या है, टू फाइंड अ न्यू टर्म यू मस्ट नो द अर्लियर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपको नया टर्म पता करना है तो उसका जो पहले वाला टर्म है वो पता होना जरूरी है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या कहता है यहाँ पे, देखो अब इस पे सॉल्विंग द रिकर्सिव रूल। अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, तो यहाँ से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस वेयर, रूल क्या कह रहा है इसका, तो यहाँ पे क्या दिया गया है U1 = 1, हमारा U1 क्या दिया गया है 1 दिया गया है। एक मिनट में पेन को सही कर लेता हूँ, ठीक है। U1 कितना दिया गया 1 दिया गया, और U हमारा जो जनरल फार्मूला दिया गया है क्या दिया गया है हमारा 2UN-1 + 3, 2UN-1 + 3। अब देखो यहाँ पे UN कितना दिया गया हमारा 1, U1 क्या दिया गया है 1। अब अगर हम लोग यहाँ पे UN को, U1 तो हमें दिया गया है, U2 निकालते हैं, अगर U2 निकालते हैं, U2 निकालते हैं तो 2U2-1 + 3 + 3, और इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2U2-1, U1 कितना है 1 × 1 + 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 × 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। तो दूसरा टर्म क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब तीसरा टर्म निकालते हैं U3 अगर निकालते हैं तो 2 × U3-1, U3-1 + 2। अब U3-1 कितना हो गया U2 हो गया, U2 कितना निकला वहां 4 निकला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 × 4 + 2 क्या हो गया ये 2 4 जा 8 + 2 10 हो गया। तो हमारा तीसरा वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब U4 करते हैं, 4 टर्म, U4 कितना 2U, U4-1,
u4 -1 + 2। अब देखो u4 कितना है, अगर u4 -2 करेंगे मतलब -1 करेंगे तो यहाँ पे u3 आ जाएगा। u3 की वैल्यू अभी हमने निकाली तो यहाँ पे u3 की वैल्यू कितनी आ गई, u3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 10, 2 × 10 -2, 20 -2 कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग को इसकी वैल्यू निकालने के लिए यूएन की वैल्यू की जरूरत पड़ी, ठीक है, इस वैल्यू की हम लोग को रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं हुई। अब अगर हम लोग यहाँ पे जब u2 निकाले तो इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ी, अब u3 निकाले तो इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ी, और u4 निकाले तो उसके प्रीवियस वाले ही वैल्यू की जरूरत पड़ी। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट उस टर्म पे नहीं जंप कर सकते, हमको जो प्रीवियस टर्म है उसका रिक्वायरमेंट लगेगा ही। तो ये क्या होता है, हमारा रिकर्सिव रूल होता है, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को ये रिकर्सिव रूल जो है समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे प्रीवियस टर्म की हेल्प से हम लोग यहाँ पे अगला टर्म निकालते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स रिकर्सिव पैटर्न्स। अब कुछ हमारा एक और एग्जांपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स क्या दे दिया है यहाँ पे, पैटर्न्स दे दिया है। अब देखो यहाँ पे S3 दे दिया गया है हमारा, देखो एक S3 दे दिया गया है और हमारा जो जनरल टर्म दे दिया गया है वो दिया गया है Sn = Sn-1, फिर Sn-1 -1। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें 2 से बड़ी लेनी है। n की वैल्यू 2 से बड़ी क्यों लेनी है, क्योंकि अगर हम लोग n की वैल्यू 2 से छोटी लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 या 2 से छोटी, क्योंकि ये 1 दी है तो हम लोग 1 क्यों ही लेंगे, 1 क्यों ही लेंगे, ठीक है। 1 यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो यस 0 हो जाएगा, तो यस 0 की वैल्यू हमें पता नहीं है, यस 0 की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो 2 लेंगे या 2 से बड़ी लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यस 1 हमारा दिया गया है, यस 1 कितना दिया गया है 3 दिया गया। अब यस 2 अगर हम निकालते हैं, यस 2 निकालते हैं यहाँ पे तो यस माइनस Sn-1 तो कितना हो जाएगा, ये यस 2 कितना हो जाएगा S2-1, उसके बाद फिर ब्रैकेट में S2-1, ठीक है, -1। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, S2-1 कितना हो जाएगा, ये S2-1 कितना हो जाएगा S1, S1 फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा S1-1। अभी देखो S1 हमें पता है 3 है, तो जहां जहां S1 होगा हम लोग 3 रख देंगे, 3 × 3 - 1, तो देखो 3 × कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 कर देते हैं तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तो हमारा जो सेकंड टर्म आ गई यहाँ पे 6 आ गई, ठीक है, क्या आ गई सेकंड टर्म 6 आ गई। अब देखो जब हम लोग थर्ड टर्म यहाँ पे फाइंड करने जाएंगे तो हमें सेकंड टर्म की जरूरत पड़ने वाली है, कैसे आओ देखते हैं। यहाँ पे S3 क्या हो जाएगा हमारा, S3 क्या हो जाएगा S3-1, फिर यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा S3-1 फिर -1। यहाँ पे देखो अब ये क्या हो जाएगा S3-1 क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में फिर S2-1, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग फिर यहाँ पे अब S2 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू क्या आई है हमारी 6 आई है, यहाँ पे S2 की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे 6 × 6 - 1 क्या आ जाएगा, ये 6 × 5 कितना आ गया 30, 6 × 5 क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ऐसे हम लोग इसका 4 टर्म निकालेंगे, 5th टर्म 6th टर्म ऐसे निकालते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस रूल इन्वॉल्व्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस टर्म। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है 3 × 2 6 × 5, अगला क्या होगा हमारा, अगला क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 7 × 6 हो जाएगा, 7 × 6 ऐसे वो उसके प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्या है हमारा, द विरांका एंड फिबोनाची सीरीज। अरे जो विरांका थे हमारे, ये एक मैथमेटिशियन थे, ये इंडिया के मैथमेटिशियन थे, और ये फिबोनाची कौन थे, ये एक इटली के मैथमेटिशियन थे। ये दोनों कौन थे, एक अपने अपने जमाने के या अभी भी ये मैथमेटिशियंस हैं, एक जीनियस मैथमेटिशियंस, ठीक है। अब इनका डिफिनेशन क्या करता है, अ रिकर्सिव रूल कैन आल्सो इन्वॉल्व द प्रीवियस 2 टर्म्स। क्या कह रहा है, रिकर्सिव रूल क्या होता है, हमेशा प्रीवियस 2 टर्म के हिसाब से चलता है, इन्होंने ये बताया था, ठीक है। जैसे क्या हुआ, जो हमारा Vn होगा Vn-1 प्लस Vn-2 फॉर n इक्वल टू या इक्वल या ग्रेटर देन 3, ठीक है। जैसे यहाँ पे V1 ये दे दिया गया, V2 ये दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को इसका देखो ये एक जनरल टर्म इन्होंने दिया था, ठीक है। अब उस पे हम लोग को जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके। अब देखो V3 हमें दिया गया, V1 क्या V1 दे दिया गया, V2 दिया गया, अब V3 निकालेंगे, V3 यहाँ निकालेंगे तो देखो जब V3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो Vn-1 जैसे V3 निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V, अब यहाँ पे 3-1 क्या हो जाएगा V2 प्लस अब यहाँ पे V3-2 V1। अब यहाँ पे देखो V2 कितना है 2 है प्लस 1 3 हो गया, तो अब यहाँ पे V3 आ गया। अब V4 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V3 प्लस V2 हो जाएगा। अब V3 प्लस V2 2 प्लस 3 फिर ऐसे ही 5 मतलब कितना हो जाएगा V4 प्लस V3 V4 प्लस V3
तो ऐसे हम लोग उसके प्रीवियस टर्म से, उसके मतलब 2 प्रीवियस टर्म के साथ, यहाँ पे सिंगल प्रीवियस टर्म नहीं लेना है, यहाँ पे 2 प्रीवियस टर्म लेना है, उसके साथ हम लोग सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा क्या सीक्वेंस आ गया, 1 3 5 8 13 21 34 ऐसे होता चला जाएगा। ईच नंबर इज सिंप्लीफाई द सम ऑफ द टू नंबर बिफोर इट। यहाँ पे क्या है, जैसे देखो हमारा जो ये 3 है इन दोनों का प्लस है, जो 5 है ये देखो इन दोनों का प्लस है, जो 8 आया इन दोनों का प्लस है, अगर हम लोग 13 है इन दोनों का ये एडिशन है। तो ये इन्होंने हमारे जो वीरांका साहब थे इन्होंने, या फिबोनाची जी, इन्होंने इस चीज को बताया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हमारा द वीरांका फिबोनाची सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को इन्हीं के नाम पे कर दिया गया। ठीक है, चलो आगे क्या है, हिस्ट्री, इनके हिस्ट्री देख लेते हैं। ओरिजिन्स इन इंडिया, और इंडिया में कौन कौन थे जिन्होंने इसको मतलब कुछ सीक्वेंसेस को बताया था। तो जो हमारे इंडियन स्कॉलर थे वीरांका, इन्होंने 7th सेंचुरी में बताया था। इट वाज स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएट्री एंड संस्कृत मीटर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत मीटर्स बोलते हैं। ठीक है, अदर स्कॉलर्स लाइक गोपाला, एक और स्कॉलर्स थे हमारे गोपाला एंड हेमचंद्रा, ये लोग भी इसमें इसके बारे में इन्होंने भी अध्ययन किया था, कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीरीज दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मतलब लेटर क्या हो गया, बाद में इटालियन मैथमेटिशियन, जैसे कि मैंने बताया इटालियन का कौन, फिबोनाची, 1200 सीई में इंट्रोड्यूस इट द वेस्ट, इन्होंने पश्चिम में ये बताया कि इन्होंने बताया कि ये ऐसे कुछ सीक्वेंसेज हैं जो फिक्स पैटर्न पे चलती हैं। ठीक है, ठीक, तो 10 सीक्वेंसेज इज फाउंड इन नेचर सच एज फ्लावर, पीटल्स, पाइन कोर्स एंड गैलेक्सीज। तो हमारे जो देखो नेचर में भी कुछ हमारे सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, हमारे गैलेक्सीज में पाई जाती हैं, फ्लावर्स में पाए जाते हैं, बहुत सारी जगह ये चीजें हमको मिलती रहती हैं। ठीक है, अगला, अब देखो यहाँ पे हमारा जो एनसीईआरटी में है, उसके बाद यहाँ पे हमारा 8.1 एक्सरसाइज आ जाता है। वहां पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस इन व्हिच यूनिट टर्म इज गिवन। अब हम लोग को यूनिट टर्म दिया गया है, फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को एक क्वेश्चन बताऊंगा, 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप लोग को सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, फर्स्ट और थर्ड आप होमवर्क करके लेके आएंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, टी एन इक्वल टू 2 माइनस 5n। तो अब यहाँ पे हम लोग को T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है और T5 निकालना है। ठीक है, ये इतने निकालने हैं। तो मतलब क्या करना है, जहां जहां n का है वहां वहां हमको ये वैल्यू रख देनी है। तो T1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 3। T2 कितना हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कितना हो गया, -1। T3 कितना हो गया, यहाँ पे 1 मिनट मैं इस पे वैल्यू रख रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे हमारा Tn की वैल्यू क्या थी, Tn की वैल्यू है 2 माइनस 5n। तो T1 कितना हो गया, 2 माइनस 5 इक्वल टू 3। T2 कितना हो गया, 2 माइनस 10, ये माइनस में आएगा, कितना हो गया, -8। T3 कितना हो गया, 2 माइनस 13, ये कितना हो गया, माइनस का 15, सॉरी 2 माइनस 15, ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया, 1 मिनट, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, माइनस का आ गया 13। उसके बाद T4 कितना आ गया, 2 माइनस 4 5 20, कितना हो गया, माइनस का 18। T5 कितना आ गया, 2 माइनस 25, कितना आ गया, माइनस का 23, माइनस का 23। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक डिक्रीजिंग क्या है, सीक्वेंस है, मतलब घटती जा रही है, सारी वैल्यू माइनस में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका इसका जो हमारा सीक्वेंस आ जाएगा, -3, -8, -13, -18, -23, -23, ये इसका हमारा ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये चलता, ये सीक्वेंस चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये पहला और तीसरा तुम लोग को खुद करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इक्वल टू, ये इतना दिया गया है, 5n माइनस 3। अब देखो अगर T15 10th निकालना है हमको, T10th अगर हमको निकालना है तो n की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 10 रख देंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू 10 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 3, 50 माइनस 3 कितना हो गया हमारा, 47। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं T15 निकाल लेते हैं, T15 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 15 माइनस 3, तो 75 माइनस 3 कितना हो गया, ये कितना हो गया, 72। ये क्या हो गया, इसका आंसर 72 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेयर द 97 एंड 172 आर द टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये दे दिया गया, हमारा ये 2 नंबर दे दिया गया है, बताना है कि वो इस सीक्वेंस में आता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कर देंगे, ये एक Tn है,
ये भी एक Tn है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, Tn क्या है हमारा, सबसे पहले 97 देख लेते हैं, 97 किस प्लेस पे आएगा, तो 5n-3, 5n-3, तो अब n को इधर 3 को इधर ले जाएंगे तो 100 इक्वल टू 5n, 5n, तो यहाँ पे n अगर इधर ले आएंगे तो 100 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 2 10 20। तो हाँ, अब देखो ये अगर होल नंबर आ गया तो ये मतलब ये क्या हो गया, 20th प्लेस पे कौन सा आएगा हमारा, 97 आएगा, 20th प्लेस पे क्या आएगा हमारा, 97 आएगा। अब अगला हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे क्या, 172 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 5n-3, तो ये अगर n इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और तो 5n अगर ये इधर लेके मतलब इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 5n इधर लेके लेते हैं तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, 172 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 175। अब देखो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 175 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 जा 15, 16 17, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 35। मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये 20th प्लेस पे है, ये किस पे है, 35th प्लेस पे, ये किस पे, 35th प्लेस पे, ये उस सीक्वेंस में 20th प्लेस पे है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देख लो, यहाँ पे जो 97 है हमारा वो 20th प्लेस पे आया है, और जो हमारा ये 172 है वो किस पे आया है, 35th प्लेस पे। ठीक, आगे चलते हैं, फिर से एक क्वेश्चन दे दिया गया है, व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या कह रहा है, Tn इक्वल टू इतना एज। हाँ, अब यहाँ पे भी तुमको n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या, Tn की वैल्यू दी गई है, Tn की वैल्यू 607 दी गई है, अब हमको क्या निकालना है कि ये कौन सी प्लेस पे आएगा या कौन से टर्म पे आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 5n-3 इक्वल टू 607, तो 5n इक्वल टू 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 610, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 610 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 जा 5, तो 5 1 जा 5 1 6, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2122 प्लेस पे आएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 122 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे फिर से दे दिया गया क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल t इक्वल टू -5, t1 इक्वल टू -5, tn प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, tn प्लस 3, tn प्लस 1 इक्वल टू tn प्लस 3। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 52 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये एक जनरल टर्म आपको दे दी गई है, ये t1 की वैल्यू दी गई है, ये देखो एक जनरल टर्म दे दिया गया है, यहाँ पे देखो ये जनरल टर्म क्या दे दिया गया है, tn प्लस 1 इक्वल टू tn प्लस 3। देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को घुमा दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया गया है, अगर हम लोग ये tn को एक तरफ कर लेते हैं, tn इक्वल टू कितना हो जाएगा, tn प्लस 1 माइनस 3। अब देखो, अब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग को t1 t2 t3 निकाल लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 5 टर्म ऐसे निकाल लेने हैं, उसके बाद tn की जगह 52 रख के इसकी n की वैल्यू भी तुमको निकाल लेनी है। तो ये खुद से एक बार ट्राई करोगे, अगर ना आए तो हम कमेंट में बताना, मैं तुम लोग को फिर बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक, अब हम लोग अपना अगला आता है, हमारा अगला टॉपिक जो है हमारा इस सीक्वेंस का जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टिंग, क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका डिफिनीशन क्या है वो देख लेते हैं, अ स्पेशल सीक्वेंसेस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे ये सीक्वेंस होगी, इसके जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के जो डिफरेंस होगी वो कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जैसे क्या होगा हमारा 1 5 9 13 17। अब देखो अगर हम लोग 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ठीक है, अब जैसे जो सीक्वेंस है, मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, इसमें 2 जोड़ा, ठीक है, उसके बाद मान लो इसमें 3 जोड़ दिया, इसमें कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, मान लो इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 10 आ गया, तो यहाँ पे देखो ये भी एक सीक्वेंस है, ये ऐसे चला जाएगा, इसमें 5 जोड़ दिया तो यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ 5 जोड़ दिया तो यहाँ 15 आ जाएगा, तो ये भी तो एक सीक्वेंस है, बट ये एपी नहीं है, एपी ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो देखो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है उसका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो एपी के लिए क्या जरूरी है, उसका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 4 4 4। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एट ईच स्टेट एग्जैक्टली 4 स्क्वायर्स आर एडेड। ठीक है, हर जगह हमको 4 ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सिंस द डिफरेंस 4 हो गया, नेवर चेंज, दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। जैसे मान लो हमारा नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर,
बट यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये नेचुरल नंबर है वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वो भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मान लो ऑड नंबर दे देते हैं 1 3 5 7 9, ये देखो अब इसका डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ, ठीक है, यहाँ भी 2 का गैप आया, यहाँ भी 2 का गैप आया। तो देखो इसका भी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, वो कांस्टेंट आ गया। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑड नंबर है वो भी क्या है, एक एपी में है, वो भी क्या है, एक एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे हमारे एपी में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एन एपी। अब देखो जैसे हम लोगों ने वहां पे जो टर्म, उसके जो टर्म को निकालने के लिए क्या लिखा था, टीएन लिखा था, T1 T2 T3, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हमारे एपी में भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू डिफाइन एन एपी बी नीड फर्स्ट टर्म। यहाँ पे देखो वहां पे फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लेते थे, T1, वहां पे सीक्वेंस में हम लोग फर्स्ट टर्म को T1 लेते थे, बट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ए। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे, ए को, क्या हो गया था, स्टार्टिंग नंबर। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किससे लेते हैं हम लोग, किससे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, डी से करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, द कांस्टेंट वैल्यू एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एडेड या सब्सट्रैक्टेड होती है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो नंबर दो एग्जांपल दिया गया है। इफ डी इज पॉजिटिव, अगर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव आया तो जो हमारी एपी होती है वो इंक्रीजिंग होती है, और अगर हमारा डी जो है निगेटिव आया तो हमारा जो एपी होता है वो डिक्रीजिंग होता है। यहाँ पे समझ लेते हैं, आओ जैसे एग्जांपल हमारा दे दिया गया 258, अब यहाँ पे +2 हुआ, +3 हुआ, +3 हुआ, तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कितना आया, +3 आया। तो यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पे देखो 11 में से कितना, -4 कर दिया गया, फिर यहाँ से -4 कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे डी क्या आ गया हमारा, डी इक्वल टू -4। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में, निगेटिव में है, तो इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ए होता है, ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है, जो कि हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलो अगला क्या हो गया, अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। जैसे हम लोगों ने अभी जनरल फार्मूला किसका देखा था, ऑड नंबर का। ऑड नंबर का जनरल फार्मूला देखा था, क्या होता हमारा 2n-1। इवन वो नेचुरल नंबर का क्या देखा था, नेचुरल नंबर का क्या देखा था, n+1/2, n+1/2। ये क्या था हमारा नेचुरल नंबर का था, ये हमारा ऑड नंबर का था। उसी तरीके से हमारा एपी का भी है, उसी तरीके से हमारा एपी का भी क्या है, हमारा ये है Tn=an-1 × d। क्या होता है, Tn=a+n-1 × d। इसको रट लेना, जहां पे पढ़ते हो अपना स्टडी टेबल है वहां आगे लिख के चिपका लेना। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही काम देने वाला है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ए फर्स्ट टर्म हो गया, एन वही है हमारा पोजीशन, डी क्या हो गया, कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस, रेशियो नहीं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल कर ले लेते हैं हम लोग, फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस टर्म। तो अब यहाँ पे 20th टर्म निकालना है, तो 20th टर्म हमारा एनथ टर्म का फार्मूला क्या है, एनथ टर्म का फार्मूला क्या है, यहाँ पे टीएन, सॉरी हाँ टीएन क्या है, a+n-1 × d। ठीक है, तो यहाँ पे 20th टर्म मतलब T20 निकालना है हमें, क्या निकालना है, T20। अब देखो T20 निकालने के लिए ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 प्लस एन क्या है 20, 20-1, 20-1 × d। कॉमन रेशियो देखो अब यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, +4 हुआ है, यहाँ भी +4 हुआ है। कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, बार बार मैं कॉमन रेशियो बोल दे रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 हो गया कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 1 + 19 × 4, 19 × 4, 19 4 जा 76 + 1 77, तो T20 हमारा क्या आ गया, 77 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करके दिया गया है, तो ये क्या हो गया हमारा 77 आंसर इसका आ गया। अगला देखते हैं, विजुअलाइजिंग एपी ग्राफ। इसकी ग्राफिंग अगर हम करते हैं तो ये इसकी ग्राफ जो होता है हमारे साथ स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, या तो ऊपर को जाएगा या तो नीचे को आएगा। ऊपर को कब जाएगा, जब उसका हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नीचे कब आएगा, जब कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस निगेटिव होता है हमारा एपी क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोजीशन, अब यहाँ पे A1 हो गया, D3 हो गया, A2 हो गया, D3 हो गया, ये एक हमारा क्या हो गया, एक एपी दे दिया गया है। अब यहाँ पे ये निकाल दिया गया है, T1 पे क्या आएगा, T2 पे क्या आएगा, T3 T4 T5 T6। अब यहाँ पे देखो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या हमारा,
रियल लाइफ एप्लीकेशन, अच्छा लो, हाँ एक रियल लाइफ एप्लीकेशन पे हम लोग यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सिनेरियो दिया गया है, फिक्स्ड बुकिंग फी इज 2000। मान लो क्या दिया गया है यहाँ पे सिनेरियो, आप कहीं जाते हैं टूर पे, एक कार बुक करते हैं, ठीक है, एक कार बुक करते हैं, उस कार का क्या है, फिक्स बुकिंग फीस क्या है हमारा, 200 रुपए है। कितना है, 200। चार्ज पर किलोमीटर 40 रुपए। जब पहले बुकिंग, उसको बुकिंग करने के लिए 200 दे देते हैं, उसके बाद उसके किलोमीटर पे पैसे लगते हैं कि 1 किलोमीटर पे वो 40 रुपए और लेगा, एक्स्ट्रा लेगा। तो मान लो आप 1 किलोमीटर चले, कितना हो गया, 240। 2 किलोमीटर चले, 280। 3 किलोमीटर चले तो कितना हो गया, इसमें फिर 40 जोड़ दिया गया, 320। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एपी हो गया, ए हमारा 240 हो गया, डी हमारा 40 हो गया। तो यहाँ पे किसका जनरल फार्मूला क्या आ गया, 200 प्लस 40 कितना आ गया, ये 200 प्लस 40 यानी कि इसका जनरल फार्मूला आ गया। ठीक है, अब मान लो 50 किलोमीटर का पूछ ले, तो 50 किलोमीटर का पूछने के लिए यानी कि यहाँ पे यानी कि वैल्यू 50 रख दोगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कि 50 किलोमीटर पे कितना पैसा लगेगा, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर लॉजिक, ठीक है, अब देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर का कुछ लॉजिक है यहाँ पे, ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे। हाउ टू सम 1 to 10 क्विकली। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे करते करते बहुत समय लगेगा। तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पहले इसको ए से लिख लेते हैं, फिर इसको रिवर्स में लिख लेते हैं। अगर रिवर्स में लिखते हैं, देखो सबका सम कितना आ जाएगा, 11 11 11 11 11 11 11। अब देखो यहाँ पे 11 के कितने टर्म है, 10 टर्म है। 11 के कितने टर्म है, 10 टर्म है। तो अगर 10 टर्म है तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका सम आ गया। सम आ गया कि नहीं। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसको सब जोड़ते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, 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 प्लस करते हैं। जब प्लस करेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, 110। बट यहाँ पे देखो हम लोगों ने हर एक नंबर को 2 बार जोड़ा है, एक को भी 2 बार जोड़ा है, 2 को भी 2 बार जोड़ा है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 55। मतलब अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 10, बस +10, बस यहीं तक जोड़ेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है। ठीक है, यहीं तक रहेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 55 आ जाएगा। जैसा कि मैंने तुम लोग को वहां बताया अभी, हमारा जो नेचुरल नंबर का वो होता है, सम होता है n+1/2। क्या होता है हमारा, n+1/2। यहाँ पे मान लो n की वैल्यू 10, कितने टोटल 10 टर्म है, तो 10 कितना हो जाएगा, 11/2। तो देखो 5 कितना आ गया, 55। तो हमारा जो जनरल टर्म जो फार्मूला होता है, उससे हम लोग डायरेक्टली सम निकाल देते हैं, डायरेक्टली हम लोग उससे सम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन, आर्यभट्ट का भी कंट्रीब्यूशन था। आर्यभट्ट को तो सब जानते होंगे, इन्होंने क्या किया था हमारे यहाँ, जीरो की खोज की थी। सबसे पहले जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, किसमें, हमारा सीक्वेंसेस में और सीरीज में इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिजल्ट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन आर्यभट्ट से, क्या कह रहा है, चैप्टर 2 वर्सेस 19 में ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया गया था। द सम, इन्होंने बताया था, ये नेचुरल नंबर का सम इन्होंने अपने इस चैप्टर 2 में, किसमें, वर्सेस 19 में बताया है। तो सम क्या हो गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर इनटू नंबर ऑफ टर्म, क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, क्या हो गया, उसका एवरेज निकाल दिया गया। एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो अब क्या किया गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, मान लो ये 1 1 2 3 ये था, प्लस 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 कहाँ तक गया था, 10 तक गया था। अब फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, 1 + 10 + 1 + 10, ये फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया, इंटू नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 10 हो गए, डिवाइड बाई इसका एवरेज कितना था, 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो फिर भी आ जाएगा कितना हमारा, ये 5 हो गया, 11 5 55। तो यहाँ से भी इन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आर्यभट्ट ने अपने बुक में ऐसा फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका समरी देख लेते हैं। द सीक्वेंसेस फॉलो द रूल एक्सप्लिसिट आर रिकर्सिव। तो हमारे सीक्वेंसेस क्या करते हैं, वो रूल फॉलो करते हैं, या तो एक्सप्लिसिट रूल फॉलो करेंगे या रिकर्सिव रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, एपी हैज अ कॉमन डिफरेंस। एपी के पास क्या स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसमें क्या स्पेशलिटी होती है कि उसका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा क्या है, एस एन इक्वल टू n+1 n+1/2। ये क्या होगा, ये नेचुरल नंबर का सम है। ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, प्रैक्टिस, ठीक है, यहाँ पे फिर इसे प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया इन्होंने, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 100। 1 to 100 क्या किया, अब देखो 1 to 100 क्या हो गया, मतलब 100 टर्म हो गए, 100 टर्म n+1/2, 100 टर्म हो गया 100 इंटू 100 + 1/2, ये कितना हो गया 50 टाइम्स। तो 50 इंटू 101 करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 आ गया। एक्सरसाइज 8.2 क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द 10th and 20th टर्म ऑफ एन एपी।
अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ए पी का जो nth टर्म का फार्मूला है टी एन, क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, इस पे हम लोग को निकालना है। अब मैं देखो 26 वाला निकालूंगा, 10th वाला आपको खुद करना है, 10th वाला खुद करना है, एक मैं निकाल के यहाँ बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मान लो T26 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हमारा, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 3 प्लस एन कितना हो गया 26 माइनस वन इंटू, अब इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इससे मतलब क्या हो जाएगा, इसके कॉन्जिक्यूटिव या इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5, तो यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। 3 प्लस 25 इंटू 5, तो यहाँ पे 25 5 जब 125, 125 प्लस 3, 3 प्लस 125, तो ये कितना आ गया 128, तो हमारा जो T26 आएगा ये 128 आ जाएगा। क्या आ जाएगा T26 मतलब 26 का अगर हम लोग ऐसे जोड़ेंगे 26 तक, तो मतलब 3 प्लस हाँ 26 टर्म सम नहीं 26 टर्म तक अगर हम लोग इसको देखेंगे तो जो हमारा 26वां टर्म आएगा वो क्या आएगा हमारा 128 आएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.2 क्या कह रहा है, which term of the AP 21 18 15 minus 81 also is zero a term of this AP। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीरो भी, एक हमारा एपी दिया गया है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है क्या जीरो भी आएगा इसमें, क्या जीरो इस एपी का कोई टर्म होगा। तो हम लोग टर्म कैसे निकालते थे, मान लो क्या होता था हमारा टी एन, क्या हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना है, देखो अब हम लोग को टी की एन की वैल्यू क्या रख देनी है, जीरो रख देनी है, टी एन की वैल्यू जीरो रख देनी है, तो यहाँ पे टी एन की वैल्यू जीरो हो गई। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 21, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, अब देखो 21 में से कितना माइनस हुआ, -3 हुआ, यहाँ भी -3 हुआ, यहाँ भी -3 होगा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -3 आ गया। तो देखो अब यहाँ पे देखते हैं तो ये तो पूरी वैल्यू माइनस में आ जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुई, तो हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू माइनस का सॉरी प्लस का 3, ये 3 हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 7 इक्वल टू n माइनस वन, n इक्वल टू कितना आ गया 8, मतलब क्या है ये प्लस का 8 आ गया, एक होल नंबर आ गया, एक पॉजिटिव मतलब होल नंबर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा ये 8 तक हम लोग ऐसे अगर जाएंगे -3 करते हुए, तो 8वें पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ आंसर होगा हाँ जीरो इसका एक टर्म है, यस जीरो इज द टर्म ऑफ दिस गिवन एपी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पे nth टर्म को हमको मालूम करना है, क्या राइट द रिकर्सिव रूल ऑफ द एपी, ठीक है, nth टर्म हम लोग को मालूम करना है यहाँ पे। चलो यहाँ पे ये क्या है, सबसे पहला हमारा देखो गिवन क्या है, a इक्वल टू 11, d इक्वल टू कितना हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे 3 माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया, तो यहाँ पे टी एन क्या होता है, टी एन क्या होता है हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हम लोग को बस यही एन टर्म ही फॉर्म करना है, तो टी एन क्या हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा ये माइनस का 3, तो अगर हम लोग यहाँ पे टी एन और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 प्लस ये माइनस का 3 एन प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3n प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3n, इसका जनरल रूल क्या हो गया, ये कितना हो गया 4 माइनस 3n, कितना होगा ये 4 माइनस 3 1, ठीक है, एक बार देख लो यहाँ पे क्या हो गया ये 4 माइनस 3 1, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जो 50 मतलब कितना 50 टर्म कंसिस्ट करता है, व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज कितना हो गया 106, फाइंड द 29th टर्म। अब देखो यहाँ पे टोटल टर्म एन की वैल्यू हमें दे दी गई है 50, अब हमें पास T3 है, मतलब क्या हो गया a प्लस एन कितना है 3 माइनस वन इंटू डी, मतलब कितना हो गया T3 कितना हो गया a प्लस 2d। देखो यहाँ पे हमेशा भी जो भी पूछेगा उससे एक कम डी आएगा, जैसे T3 पूछ लिया तो 2a प्लस 2d आ जाएगा, T4 पूछ लिया तो a प्लस 3d आ जाएगा, अगर T50 पूछ लिया तो a प्लस 49d आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक। चलो तो अब यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया, 12 टर्म भी दिया गया है,
थर्ड टर्म कितना दिया गया है, ये 12 दिया गया है। थर्ड टर्म कितना दिया गया है, 12 दे दिया गया है, तो ये कितना है, a प्लस 2d कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। अब उसके बाद वैसे दिया गया है एंड द लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा हो गया हमारा, 50th टर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, a50 अगर t50 निकालते हैं हम, t50 मतलब a प्लस 49d, a प्लस 49d, तो यहाँ पे t50 कितना दिया गया, 106, 106 इक्वल टू a प्लस 49d। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये कितना है, 12 कितना है, दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 सेकंड मान लेते हैं। अगर दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो a प्लस कितना है, ये 2d। अगर हम यहाँ से इसको माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो a से कैंसिल हो जाएगा। 49 में से कितना गया, 2 कितना हो जाएगा, ये 47, 47d इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में से 4 और ये 9, ये 2 बार में कट जाएगा। d इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2, d इक्वल टू कितना आ गया, 2। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, 29 टर्म, तो यहाँ पे t29 कितना हो जाएगा, t29 कितना हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा, 28d, 28d। अब यहाँ पे d हमारा 2 आ गया, तो यहाँ से हम लोग a भी निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं। मान लो इस वैल्यू पे हम लोग a की वैल्यू, d की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2 4 बराबर 12, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8, a हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, 8 प्लस 28 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 56 प्लस 8, यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, तो 8 से 14 64, तो हमारा जो यहाँ पे 29th टर्म होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो टोटल 50th टर्म था, तो यहाँ पे क्या किया है, थर्ड टर्म 12 दे दिया गया है, तो हम लोग थर्ड टर्म से यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल लिए। उसके बाद देखो लास्ट टर्म बोला है, यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब अगर टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 50th टर्म तो होगा ही। अगर टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 50वां ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 50th से एक इक्वेशन निकाल लिए हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से डी आ जाएगा, किसी एक पे डी की वैल्यू रख के ए निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये टी का फार्मूला लगा देंगे, T29, टीएन का फार्मूला लगा के 29th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है, हरीश स्टार्टेड वर्क एट एनुअल सैलरी ऑफ इतना एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ इतना ईच ईयर, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बिकम क्या हो जाएगा, 70,000, क्या सॉरी 7 लाख। अब यहाँ पे देखो ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, बट इसको बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, सबसे पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 5 लाख, कितनी थी, 5 लाख, ठीक है। उसके बाद उसमें हर साल कितना बढ़ रहा है, 20,000 बढ़ रहा है, तो हर साल 20,000 बढ़ रहा है तो कांस्टेंट यही इतना बढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। डी की वैल्यू क्या हो गई, 20,000, 20,000। अब देखो सबसे और कब तक कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे 7 लाख तक। तो हमारा लास्ट टर्म जो क्या हो गया, लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया, जो क्या हो गया 7 लाख, सॉरी 7 लाख, कितना हो गया हमारा 7 लाख। अब देखो यहाँ पे हमारा ये टी एन की वैल्यू दी गई है, क्या गई है हमारी टी एन की वैल्यू, मतलब लास्ट टर्म क्या हो गई हमारे, टी एन की वैल्यू दे दी गई है। अब हमको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो टी एन क्या होता है हमारा, टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं 7 लाख, 7 लाख इक्वल टू ए कितना हो गया हमारा 5 लाख, ठीक 5 लाख प्लस एन माइनस 1 इंटू 20,000, ठीक। अब यहाँ से 7 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे, ये 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख, ठीक 2 लाख। ये इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 20,000, 20,000 इक्वल टू एन माइनस 1, यहाँ से ये 4 जीरो कट गया, यहाँ से 4 जीरो कट गया, यहाँ से ये 10 हो गया, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 10 आ गया, एन इक्वल टू हमारा 11 आ गया। मतलब क्या हो गया, 11 साल में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 साल में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 लाख हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एपी खत्म हो गया, यहाँ तक एपी खत्म हो गया। आई होप तुम लोग को ये एपी का समझ में आ गया होगा, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और एनआर टर्म कैसे निकालते हैं, तीन ही चीज इसमें हमको पता करनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, इंट्रोडक्शन टू जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये भी कुछ एपी की तरह होता है पर उससे अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एपी और जीपी में क्या अंतर है वो भी
हम लोग समझते चलते हैं। अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस वेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ फिक्स नंबर। अब देखो हमारे एपी में क्या होता था, प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर प्लस होता था या माइनस होता था। क्या होता था, प्लस या माइनस होता था। बट इसमें क्या होगा, या तो प्लस होगा या डिवाइड होगा, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। वहां प्लस माइनस होता था एपी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या होगा प्रीवियस टर्म से, क्या हो गया जीपी। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पे ये तीन, एक नंबर हो गया तीन, तीन स्क्वायर्स हैं, ये 6 स्क्वायर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हर एक प्रीवियस टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते 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 चले जाएंगे। मान लो यही चीज हमारे पास 96 आ गई, अब हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक जीपी है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1/2 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा एपी और जीपी में क्या अंतर है। जीपी क्या है, हमारा जो भी सीक्वेंस दिया रहेगा उसका अगला टर्म उसके प्रीवियस टर्म से फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, चलो अगला देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो, जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे क्या होता है कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो क्या होता है, वो किस नंबर से मल्टीप्लाई होता था, वो किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते थे, मान लो जो हमारा ये जो ऑड नंबर था 1 3 5 7, हम लोग कॉमन डिफरेंस वहां पे कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1 क्या करते थे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देते थे, A2 माइनस A1 कर देते थे, हमारा क्या आ जाता था कॉमन डिफरेंस आ जाता है। या A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करते थे तब कॉमन डिफरेंस आ जाता था। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A2 डिवाइड बाई A1, सेकेंड टर्म से हम लोग फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, जब अगला क्या हो जाएगा, ये बराबर आना चाहिए A3 माइनस कितना A2, ये बराबर आना चाहिए A4 डिवाइड बाई A3, ये सब बराबर आना चाहिए हमारा। वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो 6/3 क्या आ गया 2, फिर 12/6 क्या आ गया 2, 24/12 क्या आ गया 2। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कॉमन रेशियो क्या होगा, वहां पे हम लोग उसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ इसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलेंगे। वहां पे हम लोग उसको डी से डिनोट करते थे, यहाँ इसको आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमारा जनरल फार्मूला क्या होता था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या होगा हमारा टी ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे टी का फार्मूला क्या होगा, ए इंटू आर एन की पावर 1-2। ए क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा हमारा, आर क्या होगा कॉमन रेशियो होगा, और एन क्या होगा पोजीशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिकर्सिव रूल क्या होता है हमारा, रिकर्सिव रूल टी इक्वल टू ए टी एन इक्वल टू आर इंटू एन माइनस 1। टी एन इक्वल टू क्या हो जाता है आर इंटू टी एन माइनस 1। देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक हमारा ये जीपी दिया गया 3 6 12 24 एंड 48। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो क्या नीचे निकालेंगे हम लोग, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म को जो दूसरे वाले से पहले वाले को डिवाइड करेंगे। मान लो इससे इसको डिवाइड करते हैं, 6/2 कितना आ गया, 6/3 कितना आ गया 2, 12/6 कितना आ गया 2, 24/12 कितना आ गया 2। तो इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। रेशियो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वहाँ डिफरेंस कांस्टेंट होता था, यहाँ रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ए इतना हो गया, आर इतना हो गया। मान लो फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो T5 इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म इंटू 2 क्या आर की पावर n-1, 5-1 4 कितना आ गया 48 आ गया, 48 आ गया। ठीक है, वैसे अगर हम लोग T8 निकालते हैं ये कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा, 384 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेक कैसे करते हैं, यहाँ जैसे कि मैंने बताया जो टर्म है T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 ये क्या होना चाहिए बराबर होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए बराबर होनी चाहिए, तभी वो सीक्वेंस जो है वो जीपी में रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिएगा 5/4 15/4 16/45/16। अब यहाँ पे देखो डिवाइड करके देख रहे हैं 3/4, फिर यहाँ डिवाइड किए 3/4, मतलब हाँ ये क्या है कि जीपी में है, ये जीपी में है। यहाँ पे T2/T1 इक्वल टू 3/4, T3/T2 इक्वल टू 3/4, मतलब क्या हो गया इसका कॉमन रेशियो जो होगा बराबर हो गया। कॉमन रेशियो क्या हो गया बराबर हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक जीपी में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट जीपीस। अब देखो डिफरेंट जीपीस क्या हो जाता है, सबसे पहला आता है ग्रोइंग जीपी। जैसे हम लोगों ने एपी में क्या पढ़ा था, दो तरीके का एपी पढ़ा था, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब था, जब उसका जो कॉमन रेशियो डिफरेंस आया था वो पॉजिटिव आया था। डिक्रीजिंग कब था, जब उसका कॉमन रेशियो क्या आया था, निगेटिव आया था। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कॉन्स्टेंट जीपी देखो, अब यहाँ पे क्या है ग्रोइंग जीपी, मल्टीप्लाई अगर होता, अगर हमारा होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा या नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वो, तो
ग्रोइंग जीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रोइंग जीपी। अगर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बढ़ेगा ही नहीं, किसी भी नंबर को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वो थोड़ी बढ़ेगा। तो वहां पे क्या हो गया? वो क्या हो गया? एक कांस्टेंट जीपी हो गया। ऑल टर्म्स आर सेम। अब अल्टरनेटिंग जीपी क्या हो गया? अल्टरनेटिव जीपी क्या हो गया? -1 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे देखो 1 -1 से मल्टीप्लाई किया -1, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया +1, -1 +1 -1 +1, तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट नंबर आता जाएगा। क्या आता जाएगा? अल्टरनेट, सेम नंबर बस उसका साइन अल्टरनेट होता जाएगा, कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस। डिक्रीजिंग जीपी क्या है? वही जो मैंने बताया, अगर वो फ्रैक्शन से डिवाइड हो, मतलब कुल मिला के नंबर से डिवाइड हो। यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 से डिवाइड करना। 0.5 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, बात तो सेम ही है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। तो वहां पे क्या हो गया? वहां पे क्या होगा? ये डिक्रीजिंग जीपी हो गया। क्या हो गया? डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, चलो। जैसे कि हमारा देखो अब क्या कर रहा है? विजुअलाइजिंग जीपी। अब यहाँ पे क्या किया गया? एक ग्रोथ पैटर्न दे दिया 3, 6, 12 और 24। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कैसे आता है? इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से आता है, कर्व आता है। जब हम लोगों ने एपी का ग्राफ क्या देखा था? स्टेट आता है, इसका ग्राफ कर्व आता है। मतलब क्या है कि जो इसका नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो धीरे बढ़ेंगी, बट जो जैसे T1, T2, T3 ये तो 1, 2, 3 करके बढ़ेंगे, बट जो इसके टर्म आएंगे वो बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, कर्व में जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? कर्व लाइन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, मान लो नंबर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये जाएगा ऊपर की तरफ, पॉजिटिव कर्व बनेगा। अगर नंबर डिवाइड हो रही है तो वो निगेटिव कर्व बनेगा। ठीक है, अगला क्या है? एक रियल लाइफ का एग्जांपल दिया गया है। क्या क्या है? बाउंसिंग बॉल का। मान लो जो बॉल लेते हो, ऐसे करके बॉल छोड़ते हो, पहले इतना ऊपर आता है, फिर धीरे 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 नीचे होता चला जाता है। उसी का एग्जांपल दिया गया है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 24 फीट, ईच बाउंसेस रीच 3/4 ऑफ द प्रीवियस। मतलब क्या कह रहा है? हर बॉल जो है, हर बार वो 3/4 हाइट कम हो जाता है, 3/4 हाइट कम हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे फर्स्ट बाउंस इतना हुआ, सेकंड बाउंस इतना हो जाएगा, वो उसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा है, हर बार 3/4 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि ए हमारा ए कितना हो गया? 18, आर कितना हो गया? 75, आर कितना हो गया? 75। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है? समरी जी, एपी वर्सेस जीपी। एपी वर्सेस जीपी, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंट होता है, प्लस डी या माइनस डी कर सकते हैं। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसमें कॉमन रेशियो होता है। ग्राफ क्या होता है? कर्व होता है। ग्रोथ डिके इज मच फास्टर देन एपी। चाहे ग्रोथ हो या उसका डिक्रीजिंग हो या ग्रोइंग हो, वो एपी से बहुत तेज होगा या तो एपी से बहुत धीमा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे फिर वही दे दिया गया है, दोनों के बीच का ग्राफ दे दिया गया है। ये क्या होता है? ये देखो इसके टर्म किससे लिखे जाते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। यहाँ पे इसके टर्म कैसे लिखते हैं? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे होता चला जाता है, ए आर की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को लगता है कि मुझको लगता है कि तुम लोग को जो एपी जीपी और सीक्वेंस, तीन चीज तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होता है, उसमें हम लोग एनएच टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई पोजीशन एन किस पोजीशन पे वो कैसे निकालते हैं, एपी का एनएच टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होती है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जीपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है। आई होप कि तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने लाइव क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।